सड़क एक जगह जाकर रुक गई थी। उसके बाद एक बड़ा गैरेज जैसा कमरा था जिसमें कुछ जीप खड़ी थी और बाईं ओर कुछ दुकानें। सड़क के दोनों ओर भी कुछ जीपें और स्टेशन वैगन खड़ी थी और चारों ओर तरह तरह के रंगीन कपड़े पहने बच्चे, बूढ़े, जवान घूम रहे थे। हमारी जीप सड़क के दाहिनी ओर एक विशाल गेट के सामने जाकर रुकी। समझा कि ये रूमटेक मठ का दरवाजा है। निशिकांत बाबू शायद हेलमुट के लिए अंग्रेजी में बोले, द लामाज आर डांसिंग। हम चारों गाड़ी से उतर गए। गेट के अंदर घुसकर देखा कि सामने एक बहुत बड़ा खुला आंगन है। उसे एक विशाल सफेद शामियाने से ढका गया था। उस पर गहरे नीले रंग की डिजाइन बनी हुई थी। इतना सुंदर शामियाना मैंने कभी नहीं देखा था। शामियाने के नीचे आंगन के फर्श पर लोग भीड़ लगाकर पालथी मारकर बैठे थे और पीछे की तरफ एक विशाल डिजाइन वाले पर्दे के सामने 8-10 लोग चमकीले कपड़े और भयानक मुखौटे पहनकर घूम घूम कर झूम झूम कर नाच रहे थे। संगीतकारों की टोली लाल कपड़े पहनकर नाचने वालों की दाहिनी तरफ बैठी थी। तुरही की सबसे गहरी आवाज आ रही थी। वे करीब 5-6 हाथ लंबी थी और उन्हें 8-10 साल के लड़के बजा रहे थे। कुल मिलाकर एक अजीब खमखमाती लेकिन शानदार चीज थी। ऐसी चीज मैंने इससे पहले कभी देखी या सुनी नहीं थी। हेलमुट आंगन में पहुंचते ही फटाफट तस्वीरें खींचने लगा। आज उसके कंधे पर 3 कैमरे थे। बैग भी साथ में था। उसमें और कैमरे हैं या नहीं कौन जाने। निशिकांत बाबू ने कहा, बैठेंगे क्या? आप क्या कर रहे हैं? मेरी तो ये सब चीजें देखी हुई हैं। कलिंपोंग में देख चुका हूं। मैं थोड़ा पीछे की तरफ जाकर मंदिर देख कर आता हूं। सुना है अंदर अद्भुत कारीगरी है। मैं और फेलुदा भीड़ में जगह बनाकर जमीन पर बैठ गए। फेलुदा ने कहा, ये सब देखकर लगता है कि हम 20वीं सदी में रह रहे हैं। ये बात भूल जानी पड़ती है। लगता नहीं कि पिछले 1000 सालों में इस चीज में कोई बदलाव आया होगा। मैंने पूछा, गोम्पा क्यों बोलते हैं फेलुदा? ये ठीक गोम्पा नहीं है। गोम्पा तो गुफा होती है। इसे मठ या मंदिर कहा जा सकता है। ये जो आंगन के दोनों तरफ एक मंजिला कमरों की लाइन दिख रहा है, यहाँ सब लामा रहते हैं। और ध्यान दे, कितने छोटे बच्चे हैं। सबके सिर मुंडे हुए हैं। बदन पर तिब्बती जैकेट है। इन्हें अभी ट्रेनिंग दी जा रही है। बड़े होकर सब लामा वामा बनेंगे। अच्छा, ये मठ और मोनेस्ट्री क्या एक ही चीज है? हाँ, मठ। इतना कहकर फेलुदा अचानक रुक गए। उनकी ओर देखा तो पाया कि उनकी आंखें सिकुड़ गईं और मुंह थोड़ा सा खुला रह गया, जैसे अचानक कुछ याद आ गया हो। 1 मिनट तक चुप रहकर, सिर हिलाकर और अपने ऊपर झुंझलाहट का भाव दिखाकर फेलुदा बोले, क्या पहाड़ पर आने से मेरी बुद्धि सुस्त हो जाती है? इतनी आसान बात अब जाकर समझी। क्या बात? क्या समझे नहीं थे? सिक मॉन्स्टर। सिक मतलब सिक्किम और मॉन्स्टर मतलब मोनेस्ट्री। थैंक यू तुपसे। सचमुच ये तो समझ जाना चाहिए था। तो पूरी टेलीग्राम का मतलब क्या हुआ? फेलुदा ने जेब से अपनी नोटबुक निकाली और वो पन्ना खोलकर फिर पढ़ा, योर सन मे बी इज अ सिक मॉन्स्टर। शुरुआती हिस्सा तो ठीक है, बस इज को इन कर दो तो बनता है योर सन मे बी इन अ सिक्किम मोनेस्ट्री। तुम्हारा बेटा शायद सिक्किम के किसी मठ में है। बस साफ हो गया मामला। यानी शिलवंकर का बेटा जो 14-15 साल पहले घर छोड़ गया था, वो अब यहां है। प्राइटेक्स तो यही कह रहा है। अब प्राइटेक्स की चालाकी कितनी है ये हम नहीं जानते, पर इतना तो तय है कि अगर शिलवंकर ने टेलीग्राम की गलती के बावजूद उसका मतलब समझ लिया हो तो उसके मन में उम्मीद जगना स्वाभाविक है, क्योंकि वो बेटे से प्यार करता था और बरसों से उसे ढूंढ रहा था। वो जिस दिन किसी गुम्फा में जा रहा था, शायद वही दिन था जब उसे टेलीग्राम मिला और वो बेटे की तलाश में निकला। क्वाइट पॉसिबल। और अगर बेटा वाकई इसी इलाके में है तो बेशक
फेलुदा फिर चुप हो गए। मुझे याद आया, शशधर बाबू ने कहा था कि शिलवंकर का बेटा बाप से झगड़कर घर से निकला था। मतलब बाप बेटे में दुश्मनी थी? विल 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 फेलुदा बड़बड़ा रहे थे। अगर शिलवंकर ने वसीयत में अपनी संपत्ति बेटे के नाम छोड़ी है तो बेटे को बहुत पैसा मिलेगा। फेलुदा भीड़ के बीच से उठ खड़े हुए और मैं भी। साफ समझ गया कि टेलीग्राम का अर्थ समझ लेने के बाद फेलुदा बेचैन हो उठे हैं। इधर उधर देखने लगे। शायद भीड़ में किसी गैर तिब्बती भारतीय चेहरे की तलाश कर रहे हैं क्या? हम दोनों भीड़ की ओर देखते हुए आगे बढ़े। बाईं ओर की एक मंजिला घरों के पास से हम मठ के उस घर की ओर चल पड़े जिधर कुछ देर पहले निशिकांत बाबू गए थे। पीछे की तरफ भीड़ धीरे धीरे कम हो गई थी। दो एक बहुत बूढ़े लामा दिखाई दिए। घरों के दरवाजों की चौखट पर बैठे अपनी प्रेयर व्हील घुमा रहे थे। उनके चेहरे की त्वचा इतनी झुर्रियों से भरी थी कि लगता था उनकी उम्र कम से कम 100 साल होगी। ज्यादातर की मूछ दाढ़ी मुड़ी हुई थी, लेकिन कुछ के होठों के दोनों किनारों पर पतली लटकती मूछें थी, जैसी कुछ चीनियों की होती हैं। पर्दे के पीछे की तरफ से घूमकर हम मठ के बरामदे में पहुंचे। दीवारों पर शायद बुद्ध के जीवन से जुड़े विभिन्न घटनाओं के चित्र बने हुए थे। बरामदे के पीछे एक अंधेरा हॉल था, जिसके भीतर कतारों में दीपक जलते हुए दिखाई दे रहे थे। एक विशाल लाल लकड़ी का दरवाजा उस कमरे में प्रवेश के लिए था। आसपास कोई पहरेदार जैसा न देखकर हम दोनों चौखट पार कर हॉल के भीतर चले गए। कमरे में नमी और ठंडक थी। एक अजीब सी धूप की गंध वातावरण में भरी हुई थी, लेकिन अंधेरे के बावजूद चारों ओर की रंगीन सजावट चमक रही थी। 3 मंजिल ऊंची छत से लटकी हुई रेशम की लंबी लंबी झंडियां लहरा रही थी। कमरे के दोनों किनारों पर रंगीन कपड़ों से ढकी लंबी लंबी बेंचें थी। कई बड़े गोल ढोल जैसे वाद्य लकड़ी के खंभों पर टिके हुए थे और पीछे के सबसे अंधेरे हिस्से में एक लंबी वेदी पर विशाल मूर्तियां रखी थी। अब इनमें कौन सी बुद्ध की हैं और कौन सी नहीं, ये समझना मेरे लिए मुश्किल था। पास जाकर देखा, बड़ी बड़ी मूर्तियों के पैरों के पास छोटी छोटी मूर्तियां रखी थी। तरह तरह के फूलदानों में फूल थे और पीतल के छोटे दियों में लौ जल रही थी। मैं इन सब चीजों को ध्यान से देख ही रहा था कि तभी अचानक फेलुदा ने मेरी पीठ पर हाथ रखा। मुड़कर देखा तो वो दरवाजे की ओर देख रहे थे। ये सामने वाला मेन गेट नहीं था, बल्कि बगल का एक छोटा दरवाजा था। बाहर आ, दांत भींचकर ये कहते हुए फेलुदा उस दरवाजे की ओर बढ़ गए। दरवाजे से बाहर निकले तो दाईं ओर ऊपर जाने वाली सीढ़ियां दिखी। पता नहीं वो आदमी किस ओर गया, लेकिन कोशिश करने के सिवा और कोई चारा नहीं। सीढ़ियां चढ़ते हुए मैंने धीरे से पूछा, कौन सा आदमी? लाल कपड़ों वाला दरवाजे से बाहर झांक रहा था। जैसे ही मैंने देखा, भाग गया। चेहरा देखा था, रोशनी नहीं थी। दूसरी मंजिल पर पहुंचे तो सामने एक कमरा दिखा। उसका दरवाजा बंद था। क्या यहीं वो ऊंचे दर्जे का लामा रहता है? बाईं ओर खुली छत थी। यहां वहां झंडियां लटक रही थी। नीचे पहली मंजिल से नाच और संगीत की आवाजें आ रही थी। सुना है इनका नाच एक बार शुरू हो जाए तो 7 घंटे तक नहीं रुकता। हम छत के रास्ते चलते हुए दूसरी ओर की दीवार तक पहुंचे। पीछे पहाड़ का दृश्य धुंध में धीरे धीरे गायब हो रहा था। मठ के पीछे की ओर खड़ी पहाड़ी ऊपर उठी हुई थी, जिसके शिखर पर बहुत से बांसों में बंधे भूत भगाने वाले झंडे हवा में लहरा रहे थे और धुंध में गायब हो रहे थे। अगर शिलवंकर का बेटा यही है तो फेलुदा की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि एक भयंकर चीख सुनकर हम दोनों ठिठक गए। ये तो निशिकांत बाबू की आवाज थी। कुछ सोचने का मौका भी नहीं मिला। फेलुदा को देखा, वो दौड़ पड़े। सीढ़ियां उतरकर बाहर निकलने और मठ के पीछे का दरवाजा खोलने में 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगा। बाहर निकलते ही देखा 10 हाथ की दूरी पर पहाड़ खड़ा हो गया था।
हंटिंग बूट आज भी मेरे पैरों में थे, इसीलिए चढ़ने में दिक्कत नहीं हुई। आवाज की दिशा से अंदाजा लग गया कि कहां जाना है, क्योंकि हेल्प हेल्प की पुकार अब भी सुनाई दे रही थी। थोड़ा ऊपर चढ़कर एक सपाट जगह से आगे बढ़े। जहां पहुंचे वो पहाड़ का किनारा था। उसके बाद गहरी खाई, पर बहुत गहरी नहीं, मुश्किल से 100 फीट, और वो भी सीढ़ीनुमा ढलान में। इन्हीं में से एक चौड़ी सीढ़ी पर, जो मुश्किल से 2 हाथ चौड़ी होगी, एक पेड़ की जड़ पकड़कर उल्टा लटक रहे थे निशिकांत सरकार। हमें देखते ही उन्होंने दोगुनी आवाज में चीख लगाई। उन्हें बचाना फेलुदा के लिए बहुत कठिन काम नहीं था, लेकिन मुश्किल ये हुई कि जैसे ही उन्होंने उन्हें पकड़कर ऊपर खींचा, निशिकांत बाबू की आंखें उलट गईं और वे बेहोश हो गए। हालांकि जीप में लाकर उनके चेहरे पर पानी के छींटे डालते ही उन्हें होश आ गया। उफ, क्या हुआ था बताइए तो? निशिकांत बाबू कराहते हुए बोले। अरे क्या कहूं, इतनी दूर रास्ता तय करके आया था, थोड़ा हल्का होने की जरूरत पड़ गई थी, तो सोचा धर्मस्थान यानी मोनेस्ट्री, मठ के पीछे चला जाता हूँ। वहां तो झाड़ झंखाड़ की कमी नहीं है, जगह भी ठीक ठाक मिल गई। लेकिन लेकिन मुझे कोई पीछा कर रहा था, ये कैसे जानता? पीछे से आकर धक्का मारा? 100%। क्या मतलब कितना खतरनाक मामला था बताइए। नजदीकी पेड़ था, उसी को पकड़ पाया, नहीं तो अब तक तिब्बती शमशान भेज दिया गया होता, वर्ड टू वर्ड। उस आदमी को देखा? पीछे से आकर धक्का मारे तो क्या देखने का मौका मिलता है भला, हैं? इस हादसे के बाद उस कमरे में रुकने की अब कोई इच्छा नहीं रही। शायद सुरक्षित भी नहीं था, इसीलिए हम लोग फिर से घर की ओर लौट पड़े। हेलमुट को थोड़ा अफसोस हुआ, क्योंकि उसने कहा इतना अच्छा फोटो सब्जेक्ट आने के बाद भी नहीं मिला। हालांकि नाच कल भी होगा, तो अगर चाहे तो वो फिर से आ सकता है। फेलुदा काफी देर तक चुप रहे, शायद सोच रहे थे, क्योंकि घटनाएं इतनी तेजी से घट रही थी कि उनके जैसे साफ दिमाग वाले को भी शायद थोड़ा भ्रम हो रहा था। फिर उन्होंने निशिकांत बाबू से कहा, आपकी एक जिम्मेदारी है जिसे शायद आप अच्छी तरह समझ रहे हैं। हैं? जिम्मेदारी? निशिकांत बाबू की आवाज जैसे गले से पूरी निकल नहीं रही थी। आप किसके पीछे पड़े हैं ये ना बताएं तो ये नहीं बताया जा सकता कि आपके पीछे कौन पड़ा है। निशिकांत बाबू ने घूंट निगलते हुए दोनों हाथ उठाकर कान पकड़े और बोले, किसकी कसम खाकर कहना होगा बताइए? मैं कह रहा हूं, जानबूझकर मैंने किसी का अनिष्ट नहीं किया, किसी के पीछे नहीं पड़ा, यहां तक कि किसी की बदनामी तक नहीं की। आपका कोई जुड़वा भाई वगैरह तो नहीं है? नहीं सर, मैं अकेला ही संतान हूं। झूठ बोलेंगे तो नुकसान आपका ही होगा, इसीलिए मान लेता हूं कि आप सच कह रहे हैं। लेकिन फेलुदा चुप हो गए, और एक बार जो वो चुप हुए तो सीधा डाक बंगले तक। डाक बंगले पहुंचने पर जब हेलमुट गाड़ी से उतरा और जीप के किराए का हिस्सा देने लगा, तो फेलुदा ने रोक दिया। अरे, तुम्हें तो हमने ही बुलाया था, और तुम हमारे देश के मेहमान हो, इसीलिए तुम्हारे पैसे हम नहीं लेंगे। ऑलराइट। हेलमुट मुस्कुरा कर बोला, तो फिर थोड़ा बैठकर चाय पी लीजिए। निशिकांत बाबू को भी कोई आपत्ति नहीं थी, तो हम तीनों ने जीप का किराया चुकाकर बंगले में हेलमुट के कमरे में जाकर बैठ गए। तीनों कुर्सियों पर बैठे थे। हेलमुट ने कैमरा गर्दन से उतारकर टेबल पर रखा और चाय का ऑर्डर देने ही जा रहा था कि तभी एक आवाज सुनकर दरवाजे की ओर देखा। बाहर एक अजीब से दिखने वाले सज्जन खड़े थे, जो हेलमुट की तरफ देखकर मुस्कुराए और हेलो बोले। सज्जन के चेहरे पर कच्ची पक्की दाढ़ी थी, सिर के बाल भी आधे सफेद होकर कंधे तक आ रहे थे। ऊपर उन्होंने गले तक बंद ढीला नारंगी रंग का सिक्किमी जैकेट पहना था और नीचे ढीली फ्लैनल की पतलून। हाथ में एक बड़ी पीली छड़ी थी, जिसे शायद यष्टि कहते हैं। हेलमुट हमारी ओर मुड़कर बोला, परिचय करा दूं, ये हैं डॉक्टर वैद्य। नमस्कार। हेलमुट इज अ नाइस बॉय।
लेकिन मैंने हेलमुट से कहा है कि इस देश की एक मान्यता है, वो कभी ना भूले। यहाँ लोग मानते हैं कि जिसकी जितनी ज्यादा तस्वीरें ली जाएंगी उसकी उतनी उम्र कम हो जाएगी। क्योंकि जैसे कि मैं हूं, अगर मेरा कुछ अंश किसी दूसरे वस्तु में चला गया तो इसका मतलब मेरी जीवन शक्ति का कुछ हिस्सा भी उस वस्तु में चला गया। और उसी अनुपात में मेरी अपनी जीवन शक्ति भी कम हो रही है। क्या आप खुद इस पर विश्वास करते हैं? कर भी लूं तो क्या? हेलमुट क्या मेरी तस्वीरें लेना छोड़ चुका है? लेकिन किसी चीज की जांच करने से पहले विश्वास या अविश्वास की बात नहीं उठती। अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, बहुत कुछ जानना है, बहुत प्रयोग करने हैं। लेकिन लगता है आपने बिना प्रयोग के भी काफी प्रगति कर ली है। सुना है आप भविष्य बता सकते हैं और मृत आत्माओं से बातचीत भी कर सकते हैं। वो हमेशा नहीं। ये बहुत कुछ परिस्थिति पर निर्भर करता है। कुछ बातें तो बहुत आसानी से बताई जा सकती हैं, जैसे कि डॉक्टर वैद्य ने निशिकांत बाबू की ओर इशारा किया। वो सज्जन किसी कारणवश अत्यंत चिंता में है। निशिकांत बाबू ने होंठों पर जुबान फेरी। फेलुदा बोले, आपने बिल्कुल ठीक कहा। कोई अज्ञात व्यक्ति इन्हें मृत्यु का भय दिखा रहा है। क्या आप बता सकते हैं वो कौन है? डॉक्टर वैद्य ने कुछ देर के लिए आंखें बंद कर ली, फिर खिड़की से बाहर पहाड़ों की ओर देखते हुए बोले, एजेंट। एजेंट? हाँ, एजेंट। जब इंसान अन्याय करता है तो सजा जरूर मिलती है। कई बार भगवान खुद सजा देते हैं और कई बार उनके एजेंट ये काम करते हैं। निशिकांत बाबू अचानक कांपती आवाज में बोले, दैट इज ऑल। मैं और नहीं सुनना चाहता। डॉक्टर वैद्य मुस्कुरा कर बोले, मैं जोर जबरदस्ती किसी को कुछ नहीं सुनाता। इन्होंने पूछा तो मैंने कहा। स्वेच्छा से प्राप्त ज्ञान के अलावा किसी और ज्ञान का कोई मूल्य नहीं होता। फिर भी एक बात कहना चाहूंगा, जीना है तो सावधानी रखनी होगी। काइंडली एक्सप्लेन। इससे ज्यादा कुछ कहना मेरे लिए संभव नहीं। चाय आ चुकी थी। चाय की चुस्की लेते हुए फेलुदा बोले, आपकी मुलाकात तो मिस्टर शेलवंकर से हुई थी। डॉक्टर वैद्य ने सिर हिलाकर कहा, बहुत दुख की बात है। मैंने उसे चेतावनी दी थी कि उसका समय अच्छा नहीं चल रहा है। बेशक आकस्मिक मृत्यु पर किसी का हाथ नहीं होता। दोरोम पोरोम बिंग चित में कहा भी गया है, हेम दोरमंग दोरजी सिंह चियाम ओम पिरियन होतोरी बीरी चियांग। कुछ देर तक सब चुपचाप बैठकर चाय पीते रहे। हेलमुट इस बीच अपनी टेबल ठीक कर रहा था। निशिकांत बाबू प्याला हाथ में लिए बैठे थे। उनकी चाय ठंडी हो चुकी थी, लेकिन उसे पीने का ध्यान जैसे नहीं था। उधर फेलुदा पूरी तरह निश्चिंत लग रहे थे, या अगर उनके मन में कोई चिंता थी भी तो उसे जरा भी बाहर प्रकट नहीं होने दी। आराम से एक के बाद एक बिस्किट खा रहे थे। बाहर धूप पड़ने लगी थी। हेलमुट ने स्विच दबाया पर बल्ब नहीं चला। क्या बात है? निशिकांत बाबू बोले, बिजली चली गई। यहाँ ये अक्सर होता है। रूम सर्विस से मोमबत्ती मंगवाता हूं। कहकर हेलमुट कमरे से बाहर चला गया। अब फेलुदा ने डॉक्टर वैद्य से एक और सवाल किया, मिस्टर
शेलवांकर की मौत क्या वास्तव में आकस्मिक रूप से हुई थी? ऐसा ही आप मानते हैं? डॉक्टर वैद्य ने हाथ की प्याली सामने रखी बेंत की मेज पर रख दी। फिर दोनों हाथों को अपने पेट पर रखकर जोड़कर बोले, इस सवाल का जवाब तो केवल एक ही आदमी दे सकता है। कौन? जो मरा है वही एकमात्र सर्वज्ञ है। उसी के लिए कुछ भी अज्ञात नहीं है। हमारे जीवन काल में असंख्य असंगत वस्तुएं हमारे ज्ञान और अनुभूति के मार्ग में बाधा उत्पन्न करती हैं। देखिए, वो जो खिड़की खुली है, उस खिड़की से हम दूर के पहाड़ देख पा रहे हैं, आकाश देख पा रहे हैं, पहाड़ों की ढलानों पर पेड़ पौधे मकान सब देख पा रहे हैं, आकाश में बादल देख पा रहे हैं। ये सब दृश्य वस्तुएं ही वे असंगत चीजें हैं जो हमें शुद्ध ज्ञान से दूर करती हैं। किंतु यदि हम खिड़की बंद कर दें तो क्या देखेंगे? और यदि कमरे में कोई प्रकाश ना हो तो बाहरी प्रकाश के मार्ग को रोक देने पर क्या शेष रहेगा? हैं? अंधकार। जीवन ही प्रकाश है और जीवन ही उस खिड़की से दिखने वाला दृश्य जो हमें हमारे वास्तविक ज्ञान से भटका देता है। और मृत्यु वो बंद खिड़की का अंधकार है। उस अंधकार के कारण हमारी अंतर आत्मा खुल जाती है। मृत्यु ही अंधकार की परम अवस्था है। इतना लंबा भाषण एक सांस में सुनकर थोड़ी देर को समझने में कठिनाई हो रही थी, पर मुझे भरोसा था कि फेलुदा सब समझ रहे हैं। उन्होंने कहा, तो आपके अनुसार मिस्टर शेलवंकर ही एकमात्र व्यक्ति हैं जो जानते हैं कि उनकी मौत कैसे हुई? मृत्यु के क्षण में शायद नहीं जानते थे, पर अब अवश्य जानते हैं। क्यों, ये मैं नहीं कह सकता, पर मेरे शरीर में झुरझुरी सी दौड़ गई। शायद अंधेरा बढ़ने के कारण या फिर मृत्यु की इतनी बातें डॉक्टर वैद्य के चश्मे के शीशों में झिलमिलाते बैंगनी बादलों की छाया और उनकी असामान्य रूप से कांपती आवाज सब मिलकर वातावरण को विचित्र बना रहे थे। यहां तक कि उनके होठों पर जमी मुस्कान भी अब कुछ भयावह लग रही थी। नौकर कमरे में आया, चाय के बर्तन उठा ले गया और उनकी जगह टेबल पर एक जलती हुई मोमबत्ती रख गया। फेलुदा ने सबको चारमीनार ऑफर की, पर सबने मना कर दिया। तब उन्होंने एक सिगरेट जलाई, लगातार 2 रिंग छोड़ते हुए बोले, मिस्टर शेलवंकर की राय जान पाते तो बुरा नहीं होता। फेलुदा ने प्लानचेट टाइप की चीजों पर किताबें पढ़ी हैं। वो कहते हैं कि जिस बात पर विश्वास ना हो उस पर किताब भी नहीं पढ़नी चाहिए। पर मैं इस विचार से सहमत नहीं, क्योंकि जिसने वो किताब लिखी उसकी सोच को जानना यानी मनुष्य के विचारों के एक विशेष पक्ष को जानना। और जो व्यक्ति अपराध से जुड़े मामलों की खोज करेगा उसे हर प्रकार के मनुष्य को समझना ही होगा, किसी को भी छोड़ना नहीं चाहिए। डॉक्टर वैद्य कुछ समय तक आंखें बंद किए रहे। अचानक उन्होंने आंखें खोली और हाथ ऊपर उठाकर बोले, दरवाजा और खिड़की दोनों बंद करो। आवाज में आदेश का स्वर था और आदेश का पालन किया निशिकांत बाबू ने। ऐसा लगा जैसे वे सम्मोहित होकर मशीन की तरह ये काम कर रहे हों। खिड़की बंद होते ही कमरे में केवल मोमबत्ती की मध्यम पीली रोशनी रह गई। हम सब बेंत की मेज के चारों ओर बैठे थे। मेरे दाहिनी ओर डॉक्टर वैद्य, बाईं ओर फेलुदा। फेलुदा के बगल में निशिकांत बाबू और उनके पास एक मोड़े पर हेलमुट। डॉक्टर वैद्य बोले, तुम लोग अपने हाथ उल्टे करके टेबल पर रखो। हर किसी का हाथ
उसके दोनों ओर बैठे व्यक्ति के हाथ से छूता रहना चाहिए। डॉक्टर वैद्य अब तक जो हमें आप कह रहे थे, अब उन्होंने तुम और तू कहना शुरू कर दिया। हम सब ने बारी बारी से अपने हाथ एक दूसरे से सटा दिए। सबसे आखिर में डॉक्टर वैद्य ने मेरे और हेलमुट के बीच अपने हाथ रख दिए। 5 लोगों के 10 हाथ उल्टे किए हुए अब फूल की पंखुड़ियों की तरह मोमबत्ती को घेरे बेंत की मेज पर टिके हुए थे। अब तुम सब मोमबत्ती की लौ को एकटक देखो और शिलवंकर की मृत्यु के बारे में सोचो। कमरे में हवा आने का कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए मोमबत्ती की लौ एकदम स्थिर जल रही थी। थोड़ी थोड़ी मोम पिघलकर बाती के नीचे बेंत की जाली पर टपक रही थी। एक पतंगा सी मक्खी कमरे में थी जो लौ के चारों ओर मंडराने लगी। कितनी देर तक इस तरह लौ को देखता रहा पता नहीं। सच कहूं तो 2-1 बार मैंने तिरछी नजर से डॉक्टर वैद्य की ओर देखा, पर उन्होंने ये महसूस नहीं किया क्योंकि उनकी आंखें बंद थीं। अचानक बहुत दूर से आती हुई आवाज में उनके मुंह से धीमी सी सिसकी भरी बोली निकली। What do you want to know? क्या शिलवंकर की मृत्यु दुर्घटना में हुई थी? No. तो फिर वो कैसे मरे? कुछ देर तक सब कुछ शांत रहा। अब हम सब मोमबत्ती छोड़कर डॉक्टर वैद्य के चेहरे की ओर देख रहे थे। उनकी आंखें बंद थी, सिर पीछे की ओर झुका हुआ। हेलमुट को देखा, उसकी नीली निश्चल आंखें डॉक्टर वैद्य पर टिकी हुई थी। निशिकांत बाबू की जिज्ञासु आंखें भी उसी दिशा में। अचानक कमरे में एक चमक, नीली रोशनी की। बाहर बिजली कौंधी। अब और भी स्पष्ट आवाज में उत्तर आया, मर्डर। मर्डर। निशिकांत बाबू की सूखी फटी हुई आवाज में यह शब्द निकला। क्या यह बताया जा सकता है कि किसने हत्या की? मेरे सीने के भीतर अजीब सी धड़कन शुरू हो गई। निशिकांत बाबू की तरह मेरा भी गला सूख गया था, बस बोलना नहीं पड़ रहा था, इसीलिए छिपा रह गया। फिर कुछ समय तक सन्नाटा। फेलुदा को देखा, वो डॉक्टर वैद्य के हाथों को एकटक देख रहे थे। डॉक्टर वैद्य ने कई बार गहरी और थकी हुई सांसें ली। फिर उत्तर आया, वीरेंद्र। वीरेंद्र? ये कौन है? फेलुदा भी ये पूछना चाहते थे शायद, लेकिन डॉक्टर वैद्य ने अचानक अपने दोनों हाथ मेज से उठा लिए, आंखें खोली और बोले, A glass of water, please.